Hello, guys. I hope you are having a great day. And this is a video which is on the US economy. And ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। मेरे को लगता है कि लोग कभी कभार निगलेक्ट कर देते हैं उस फैक्टर को कि यूएस अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड एंड दे आर द लीडर्स एंड वट एवर हैपन्स देयर इज फॉलोड इन ऑल द अदर कंट्रीज बी इट डेवलपिंग और द इमर्जिंग मार्केट्स। अब जो इकोनॉमी देखने की बहुत इम्पोर्टेंस है इस टाइम पे बिकॉज द इकोनॉमिक साइकिल इज चेंजिंग एंड देयर इज अ लॉट हैपनिंग मैक्रो इकोनॉमिक वाइज। मैक्रो इकोनॉमी आप अगर देखा जाए तो एक पूरी इकोनॉमी का व्यू होता है एंड हम कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो देखते हैं। तो ये वीडियो का मेन एम एक मेरा बस ये है कि मैं आपको शेयर कर पाऊँ कि मैं कौन से इंडिकेटर्स मैं पर्सनली यूज करता हूँ to get a view of how the economy is doing in US एंड उसके अकॉर्डिंग टू दैट मैं देखता हूँ कि अच्छा यहाँ पे अब इस इकोनॉमी में ये हो रहा है। एंड जब आप ये सारी चीजें एक साथ सारे इंडिकेटर्स एक साथ देखते हैं तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि अच्छा फंडामेंटली इकोनॉमी ऐसा कर रही है और इसमें ऐसा हो रहा है, और एक लॉन्गर व्यू भी मिल जाता है कि यहाँ से 5-6 महीने हम इकोनॉमी को क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम अगर देखें तो इस वीडियो में जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे यूएस की इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है अभी एंड वाई यूएसए, बिकॉज यूएसए एज आई टोल्ड यू सबसे मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। एंड वहाँ पे जो होता है उसके अकॉर्डिंगली पूरे वर्ल्ड में होता है। आपका यूएस डॉलर सबसे रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड है, तो सबसे इम्पोर्टेंट हम यूएस को देते हैं और जो वहाँ पे होता है मोस्टली वो धीरे धीरे करके ट्रिकल डाउन होता है और अदर इकोनॉमीज पे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से मैं इंडिकेटर्स यूज करता हूं एंड जो मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल है वो अभी कौन सी है और यहाँ से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है। तो इस वजह से ये थोड़ा वीडियो थोड़ा इंफॉर्मेटिव और थोड़ा बड़ा होने वाला है। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड इफ यू हैव नॉट देन जरूर सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को। सबसे नंबर वन प्रायोरिटी जो अभी दी जा रही है फेडरल रिजर्व। तो जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक है, यूरोप में ईसीबी है, तो जो सेंट्रल बैंक यूएस का है उसे हम बोलते हैं फेडरल रिजर्व। सो फेडरल रिजर्व के व्यूज और उस पर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत इफेक्ट होती है एक सेंट्रल बैंक से। सेंट्रल बैंक आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज प्लान करते हैं। तो अभी जो फेड का जो नंबर वन प्रायोरिटी है वो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अगर आप देखें तो 2018 के आसपास जो आपकी इन्फ्लेशन थी 2% थी, और 2% एक रेट है जो फेड बोलती है कि ये हमारा टॉलरेंस लेवल तक है, इसके ऊपर थोड़ा आउट ऑफ हैंड जाने जाते हैं। तो अभी उनका जो एम है वो है 2% पे वापस लाने का। बट ये कुछ 1 महीने या 2 महीने में नहीं होता, इसको होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप देखें तो 2018 में 2% था, फिर ये 0 तक गया कोविड जब हमारा हिट हुआ। तो कोविड हिट हुआ तो ये इन्फ्लेशन बहुत नीचे आ गया। अब इन्फ्लेशन नीचे इस वजह से आता है क्योंकि जीडीपी जो होती है वो स्लो होने लग जाती है। तो लोगों ने जब कोविड हिट हुआ तब सोचा कि एकदम से कि अब जीडीपी जो है वो ग्रोथ स्लो हो जाएगी, और जब वो स्लो हो जाती है तो आपकी इन्फ्लेशन नीचे आने लग जाती है। जीडीपी अगर अच्छा कर रही है तो आपकी इन्फ्लेशन ऊपर चले जाने लग जाती है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट से और इन्फ्लेशन का एक दूसरे का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर कोविड में यूएस में काफी स्टिमुलस चेक्स मिले लोगों को फ्री जो मॉनेटरी पॉलिसीज थी वो भी काफी लोगों के लिए प्रेफर करी जा रही थी कि लोग खर्च करें। लोगों को अगर वो स्टिमुलस देंगे तो वो लोग खर्च करेंगे, उससे जो उनकी इकोनॉमी है उसमें पैसा आएगा। तो उसकी वजह से उन्होंने अपनी इंटरेस्ट रेट नीचे रखते हुए रख दिए कि हमारे इंटरेस्ट रेट्स अभी बिल्कुल 0 पे रहेंगे। तो उसकी वजह से अगर इंटरेस्ट रेट आपके फॉर 0 है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि आज मेरे को गाड़ी लेने जाना है और गाड़ी के इंटरेस्ट रेट 0 है, तो ऑब्वियसली मैं गाड़ी खरीदूंगा ही, क्योंकि मेरे को लोन पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना और मेरे को एक बार में पैसा मिल रहा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने स्पेंड करना चालू कर दिया और आपकी इन्फ्लेशन फिर धीरे धीरे ऊपर जाने लग गई।
अब इशू 2022 में आया, 2022 तक फेड बोलता रहा कि इन्फ्लेशन ये ट्रांजिटोरी है, ये जो ऊपर जा रही है ये बस थोड़े टाइम के लिए जा रही है और ये वापस नीचे आ जाएगी। बट ये ट्रांजिटोरी जो था वो था ही नहीं, और ये ऊपर जाती गई जाती गई जाती गई। वो अपने मनी पंप करते गए यहाँ से, इकोनॉमी में प्रिंटिंग करते गए मनी की, और उसकी वजह से लोग स्पेंड करते गए, एंड लोगों के जो स्पेंड करने की वजह से इन्फ्लेशन अब 8% पे आ गई। अब जब इन्फ्लेशन इतनी ऊपर आ जाती है, दैट इज अ रिस्क। बट अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बार पीक आउट होने का साइन आया, तो जो पीक आउट होने का साइन है दैट इज अ गुड साइन। बट अगर मैं बोलूं, अगस्त में 8.3% आई है इन्फ्लेशन रेट, उससे पहले जुलाई में 8.5% आई थी, और इस बार की एस्टिमेशन थी कि क्रूड ऑयल काफी नीचे आया है। तो क्रूड ऑयल एक बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल, क्रूड ऑयल काफी बड़ा इंपोर्ट बिल है यूएस का। तो यूएस में अगर मतलब क्रूड ऑयल अगर प्राइसेस ऊपर रहते हैं तो लोगों को ज्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है अपनी गाड़ी में या पेट्रोल के लिए, तो लोग ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, और अगर वो ज्यादा स्पेंड करते हैं तो इन्फ्लेशन ऊपर रहती है। अब जैसे ही क्रूड ऑयल नीचे आने लग गया तो लोगों को लगा कि यहाँ से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। बट एक्सपेक्टेशन थी कि 8.1% आएगा, बट इस बार भी 8.3% आया। तो ये भी एक अच्छी न्यूज नहीं थी, और फेड ने फिर अब इस बार सितंबर में जब हुई उनकी मीटिंग तो उन्होंने बोला कि अभी भी हमें साइंस नहीं मिल रहे हैं कि इन्फ्लेशन इन कंट्रोल है और हम कुछ भी कर सकते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, चाहे इसका मतलब ये हो कि रिसेशन आए। तो ये एक मेरे लिए सबसे नंबर वन फैक्टर होता है, इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन अगर इतनी ऊपर रहेगी तो लोग स्पेंड करना धीरे धीरे बंद कर देंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन नीचे आने लग जाएगी। बट और इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ते जाएंगे तो इन्फ्लेशन तब भी नीचे आएगी। ये सारा अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। अब जीडीपी ग्रोथ रेट ये क्वार्टरली है। तो अगर आप देखा जाए तो रिसेशन की एक डेफिनेशन, जो टेक्निकल डेफिनेशन होती है, कि अगर 2 क्वार्टर लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट होता है तो उसका मतलब होता है कि रिसेशन आ गई है। बट ये जब डेटा आया तो यूएस में कह रहे थे कि नहीं, ये अभी हम नहीं मानेंगे इसको कि ये रिसेशन का साइन है, एंड अभी भी यूएस में रिसेशन नहीं आई है। बट अगर आप टेक्निकली जो एक डेफिनेशन होती है रिसेशन की, वो होती है कि अगर ये -2 लगातार क्वार्टर में आ जाता है, दैट इज अ साइन कि वहां उस कंट्री में रिसेशन आ चुकी है। बट आगे चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट एक चीज क्या देखता हूं। मैं देखता हूं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका होता है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। अगर ये रेट नीचे है तो दैट मीन्स दैट द जॉब मार्केट इज स्ट्रांग, कम लोग अनएम्प्लॉयड है। जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं लोग, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, और लोग अभी कम एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड है। तो अगर आप देखिए, जब कोविड हिट हुआ और एकदम से कोविड के बाद कैसे ये स्पाइक आया 16% तक, 15% तक, तो ये एक साइन था कि काफी लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं कोविड के वक्त। बट फिर ये धीरे धीरे जैसे जैसे फेड उन्होंने वापस से मनी पंप इन करना चालू किया, और जैसे जैसे रीओपनिंग हुई इकोनॉमी की, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे आने लग गया। अब ये बहुत ही लोअर लेवल्स पे है, जो बहुत टाइम से नहीं देखे गए थे, उस लेवल के आसपास है। तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगस्त में 3.7% आया है, और लास्ट टाइम 3.5 था। तो अभी भी जॉब मार्केट यूएस की काफी स्ट्रांग है, और अगर यूएस की जॉब मार्केट स्ट्रांग है तो अगर इस वक्त पे कोई भी डेटा अच्छा आता है, वो एक नेगेटिव डेटा है फॉर द स्टॉक मार्केट। बिकॉज अगर डेटा अच्छा है उसका मतलब है कि इन्फ्लेशन हाई रहेगी, और अगर इन्फ्लेशन हाई रहेगी तो इशू ये है कि फेड के लिए और बड़ा इशू हो जाएगा, और वो इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे, जिसका एक नेगेटिव इफेक्ट होता है आपकी इकोनॉमी पे, आपकी स्टॉक मार्केट पे, सॉरी। सो अगर आपका कोई भी जॉब डेटा या कोई भी इकोनॉमिक इंडिकेटर अभी स्ट्रांग आता है, उसका मतलब है कि इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में नहीं है, वो हाई रहेगी। और अगर इन्फ्लेशन हाई रहेगी तो फेड इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा, और अगर फेड इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा तो स्टॉक मार्केट पे प्रेशर रहेगा। ये रूल आप समझ के रखिए। अगर ये यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर जाने लग जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो दैट मीन्स इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, और आपका फिर इन्फ्लेशन पे भी थोड़ा इफेक्ट आने लग जाएगा। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगी तो लोग स्पेंड कम करेंगे, अगर लोग स्पेंड कम करेंगे तो प्राइजेस कंट्रोल में आएंगे, और अगर प्राइजेस कंट्रोल में आएंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी, और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी तो फेड इंटरेस्ट रेट हाइक को थोड़ा कम कर देगा,
और फिर आपकी स्टॉक मार्केट में रिकवरी आएगी। तो ये एक साइन है यूएस की इकोनॉमी के बारे में। अब एक और जो हम जॉब मार्केट का डेटा मैं देखता हूं वो होता है नॉन फार्म पेरोल्स। नॉन फार्म पेरोल्स होता क्या है? नॉन फार्म पेरोल्स इज नंबर ऑफ वर्कर्स जो यूएस इकोनॉमी में होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, एक्सक्लूडिंग द फार्म वर्कर्स। और कुछ जॉब्स होती हैं जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट एम्प्लॉयज, इनको हटा के जो वर्किंग लोग होते हैं उनका डेटा होता है। तो आपकी नंबर ऑफ वर्किंग वर्कर्स इन यूएस, बट हम इसमें से एक्सक्लूड करते हैं फार्मर्स, आपके प्राइवेट हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट वर्कर्स एंड नॉन प्रॉफिट एम्प्लॉयज। तो मोस्टली ये प्राइवेट सेक्टर वाले आपके लोग हो गए जो काम कर रहे हैं। अब आइए पहले से देखते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, ये यहाँ पे नॉन फार्म पेरोल्स आपके फेब्रुअरी में काफी हाई थे। अब उसके बाद एकदम से देखिए कैसे डिप आया, एकदम से आधे हो गए। ये था कोविड के वक्त। अब कोविड के वक्त नीचे नीचे रहा, फिर जैसे जैसे रिकवरी, सॉरी ये आपका 2022 का है, तो अगर आप देखें तो अर्ली 2022 में ये डेटा काफी स्ट्रांग था। तो दैट मीन्स कि नॉन फार्म पेरोल्स काफी स्ट्रांग थे, बट ये एकदम से नीचे आया। फिर इसका मतलब हुआ कि अब थोड़ी जॉब मार्केट आपकी थोड़ी इन कंट्रोल आ रही है। बट फिर जैसे जैसे अब ये जो डेटा था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जुलाई 2022 का एक्सपेक्टेशन आई थिंक अराउंड 300,000 कुछ के आसपास की थी जुलाई में, एंड ये एकदम से 526 आया। एंड वो एक फेड के लिए बहुत बड़ी वरी वाली चीज थी, क्योंकि उसका मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी काफी स्ट्रांग आया, डबल द नंबर आया। और उसका मतलब था कि जॉब मार्केट अभी भी काफी स्ट्रांग है। तो जुलाई 2022 का जो डेटा था वो एक गेम चेंजर था। और उसके बाद उन्होंने और सोचा कि अब ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, बट उसके लिए जॉब मार्केट को और कंट्रोल में लाना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना चाहिए और नॉन फार्म पेरोल्स जो हैं वो नीचे आने चाहिए। तो इस मंथ थोड़े नीचे आए हैं अगस्त में। सो दैट इज अ साइन दैट यूएस में एक स्लो डाउन हो रहा है, इस डेटा से जो दिख रहा है। अब इंटरेस्ट रेट्स की अगर मैं बात करूं, इंटरेस्ट रेट्स अभी आपके लास्ट वीक ही इंक्रीज किए फेड ने अपने एफओएमसी मीटिंग में बाय 75 बेसिस पॉइंट्स टू 3.25%। पहले 2.5 थे लास्ट एफओएमसी के बाद, फिर 3.25 हो गए। अब इंटरेस्ट रेट्स का क्या होता है इफेक्ट? इंटरेस्ट रेट्स अगर ऊपर जाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए, तो अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं दैट मीन्स दैट लोगों को स्पेंड करने में थोड़ा सा मुश्किल होएगा, एंड उसकी वजह से इन्फ्लेशन नीचे आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल की तरीके से दूं, अगर इंटरेस्ट रेट्स, अगर यूएस के अगर कोई भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं तो उसका इफेक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कार लोन ले लीजिए, तो आप कार लोन लेते हैं, एंड कार लोन की से होता क्या है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चले गए, ठीक है, तो पहले आप फॉर एग्जाम्पल पहले आपको 5% था कार लोन पे, तो आप 5% इंटरेस्ट रेट पे कार लोन ले रहे थे, बट अब वो 7% पे आ गया। तो अब लोग वेट करेंगे, अब लोग वो नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे, क्योंकि उनको 7% पे अपने लोन नहीं लेना है कार का। तो वो वेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होएगा, कार्स की डिमांड नीचे आएगी। तो अगर कार्स की डिमांड नीचे आएगी तो उससे क्या होएगा, आपकी इन्फ्लेशन इन कंट्रोल आएगी। तो इंटरेस्ट रेट्स एक टूल होता है, इंटरेस्ट रेट्स अगर आप बढ़ाते हो तो आपकी इन्फ्लेशन नीचे आती है, बट एक बैलेंस रखना होता है, क्योंकि अगर आप ज्यादा बढ़ा दोगे तो इकोनॉमी काफी टाइम के लिए इफेक्ट हो सकती है, कि वो काफी टाइम के लिए रिसेशन में जा सकती है। तो ये जो रेट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप अगर देखें तो 2016 के बाद से बढ़े थे, और 2016 से 2018 में इतना ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं मार्केट में भी। अगर आप स्टॉक मार्केट में भी देखें, इतना ज्यादा ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर ये धीरे धीरे बढ़ते गए, और फिर इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना था। फिर ये आप देखिए 2020 में कोविड के वक्त एकदम से इंटरेस्ट रेट्स नीचे गिर गए, क्योंकि उस वक्त फेड ने बोला कि हम अपने इंटरेस्ट रेट्स अब जीरो पे ला रहे हैं, जिससे कि लोग लोन्स और लें और ज्यादा स्पेंड करें इकोनॉमी में, और इकोनॉमी में पैसा आए। अब इंटरेस्ट रेट्स के बाद जो मैं अगला देखता हूँ, रिटेल सेल्स। रिटेल सेल्स एक मेरे को इंडिकेट करता है कि लोग कितना स्पेंड कर रहे हैं रिटेल लेवल पे अक्रॉस द कंट्री। एक इकोनॉमी की स्ट्रेंथ इंडिकेट होती है रिटेल सेल्स से। स्ट्रॉन्गर, अगर आप स्ट्रॉन्ग रिटेल सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज अ गुड थिंग फॉर यूएस डॉलर्स। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है, अगर रिटेल सेल्स ज्यादा हो रही हैं, तो दैट इज गुड फॉर यूएस डॉलर। और अगर वीक है आपकी रिटेल सेल्स, तो दैट इज वीक फॉर यूएस डॉलर्स। सो अगर आप देखें तो ये मंथ ऑन मंथ है फ्रॉम प्रीवियस मंथ। सो जो इस बार रिटेल सेल्स 0.3% बढ़ी है अगस्त से।
सॉरी अगस्त में 0.3% आई है, जुलाई से वो 0.3% बढ़ी है। सो प्रीवियस में नेगेटिव थी, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी रिटेल सेल्स है वो नीचे गई थी जुलाई में, बट जुलाई से अगस्त में फिर वो डिफरेंस जो था वो वापस बढ़ गई रिटेल सेल्स। तो अगर रिटेल सेल्स बढ़ रही है तो इसका एक इफेक्ट यूएस डॉलर पे भी होता है। अब रिटेल सेल्स में इस वजह से देख रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि मेरे को दिखाना होता है कि रिटेल लेवल पे लोग कितना स्पेंड कर रहे हैं। अगर आप अर्ली जनवरी में देखिए, जनवरी में सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी इकोनॉमी, अगर आप देखें अर्ली दिस ईयर काफी स्ट्रेंथ थी, और लोग ना कोई इन्फ्लेशन के बारे में बात नहीं कर रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। बट उस वक्त अगर आप देखिए क्यों क्यों नहीं बात कर रहे थे, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत थी हर जगह, और सब बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन ट्रांजिट हो रही है, ट्रांजिट हो रही है। बट उस वक्त आप देखिए रिटेल सेल्स कितनी हाई है, तब से फिर ये नीचे आने लग गई है। तो जो स्पेंडिंग है लोगों की अब वो कम हो रही है, बट ये वापस ऊपर गई, और फिर ये नेगेटिव थी। तो ये एक अच्छा था डेटा इन्फ्लेशन दिखाने के लिए कि इन्फ्लेशन अब नीचे आएगी, क्योंकि लोग स्पेंड कम कर रहे हैं, रिटेल सेल्स कम हो रही है। बट अब ये वापस से ऊपर आई है इस बार। तो अब देखते हैं धीरे धीरे मंथ ऑन मंथ क्या होता है। नेक्स्ट है यूएस डॉलर। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यूएस डॉलर अभी मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन, यूएस डॉलर, क्रूड ऑयल पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, अब मिडले यूएस डॉलर काफी इंपॉर्टेंस हो गई है यूएस डॉलर की, और क्योंकि यूएस डॉलर इमर्जिंग मार्केट्स, आपके पाउंड, आपके यूरो, आपका आईएनआर, आपका येन, इस सब पे इफेक्ट कर रहा है, और यूएस डॉलर अभी सबसे स्ट्रांग है। अगर आप देखें यूरो हैज डेप्रिशिएटेड बैडली, बहुत वीक है। आपका यूरो है, पाउंड है, दोनों बहुत वीक हैं। पहले एक टाइम पे लास्ट ईयर में पाउंड वाज अराउंड 108, फॉर 1 पाउंड यू गेट 108 इंडियन रुपीज, एंड अब वो है 91 के आसपास, आई थिंक 90 के आसपास आ गया है। तो डॉलर पाउंड बहुत इफेक्ट हुआ है, यूरोपियन इकोनॉमी बहुत इफेक्ट हुई है। तो ये एक दिखाता है कि जो इकोनॉमी है यूएस की वो काफी स्ट्रांग है। और ये ऊपर क्यों जा रहा है, ये फेड जो अपनी पॉलिसीज बना रहा है उसकी वजह से जा रहा है। अब आप देखिए अगर फेड अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा तो जो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनका इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा बॉन्ड पे, बॉन्ड हो गया आपका, फॉर एग्जांपल आप बॉन्ड्स लेने जा रहे हैं, जैसे हम रिटेल लेवल पे एफडी कराते हैं, तो अगर एफडी का इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो हम एफडी प्रेफर करते हैं। वैसे ही अगर यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड का ऊपर जा रहा है तो जो बॉन्ड में इंटरेस्टेड होते हैं लोग ऑल ओवर दी वर्ल्ड, वो अब यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड को प्रेफर करेंगे, बिकॉज इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। यूएस डॉलर इज वन ऑफ द सेफेस्ट सिक्योरिटी, क्योंकि अगर यूएस डॉलर यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड पे डिफॉल्ट होता है तो उसका मतलब क्या होगा कि यूएस एज अ कंट्री ने डिफॉल्ट कर दिया अपने बॉन्ड्स पे। जैसे ग्रीस ने कुछ साल पहले अपने बॉन्ड्स पे डिफॉल्ट किया था, उससे एक क्रैश आ गया था, हर जगह वहां पे पैनिक हो गया था। तो यूएस में, यूएस एक सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी मानी जाती है, एंड यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे सेफ एसेट मानी जाती है। तो इस वजह से जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग अब यूएस को प्रेफर कर रहे हैं कि हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, और जिसकी वजह से यूएस डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है। यूएस डॉलर हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स से, अब डॉलर इंडेक्स 113.19 के आसपास है, जो अभी लास्ट टाइम ट्रेड करा था वो अभी लास्ट वीक, और ये 20 ईयर्स पहले थे लेवल्स। तो हम 2 डेकेड्स लेवल पे देख रहे हैं उसको, जो हायर लेवल्स है 2 डेकेड्स के, 2002-3 के आसपास था इस लेवल पे। तो जैसे जैसे रिसेशन फियर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे मोस्टली यूएस डॉलर स्ट्रेंथ दिखाने लग जाता है। अब ये है मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट। ये एक 100 की वैल्यू से होता है, नॉर्मलाइज टू 100 होता है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का एक सर्वे आता है, एंड ये आउट ऑफ 100 होता है। एंड ये एक और इंडिकेशन होती है कि जो कंज्यूमर है यूएस में उसकी स्पेंडिंग कैसी है, एंड वो कितना कॉन्फिडेंट है एक इकोनॉमी को लेकर। तो जो 50 आया था ना आपका, 50 जो था जून में वो काफी लो था, और उसके बाद एक पैनिक सी सिनेरियो हो गया था कि कंज्यूमर इस वक्त पे इन्फ्लेशन से इतना डरा हुआ है कि उनको बिल्कुल भी इकोनॉमी पे कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसकी वजह से जून 2022 में वो अपने लोएस्ट लेवल 50 के आसपास आ गया था। अब वहां से वापस से ये बढ़ रहा है, एंड लोगों के अंदर एक इस इंडिकेटर से पता चल रहा है कि कॉन्फिडेंस आ रहा है कंज्यूमर में एक यूएस इकोनॉमी की तरफ। बिल्डिंग परमिट्स, बिल्डिंग परमिट्स होता है, मैं दो इंडिकेटर्स देखता हूँ रियल एस्टेट मार्केट को देखने के लिए, एक होता है बिल्डिंग परमिट्स और एक होता है 30 ईयर मॉर्गेज।
तो अगर आप देखिए, चलिए एक बार कोविड के वक्त चलते हैं। बिल्डिंग परमिट्स अगर देखिए एकदम से नीचे गिर गए, तो बिल्डिंग परमिट्स से हमें ये पता चलता है कि ऑथराइज कितने सारे जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उन्होंने कितनी ऑथराइज की है कि लोग कंस्ट्रक्ट कर पाए अपने न्यू और एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, तो कंस्ट्रक्ट कितने कर पाए उसके परमिट्स जो मिलते हैं वो ये दिखाता है। तो आप देखिए जब कोविड के वक्त एकदम से ड्रॉप आया, तो रियल एस्टेट में इस वजह से अगर आप देखें तो रियल एस्टेट मार्केट वाज बैडली इफेक्टेड, बिकॉज कोविड जैसे ही नीचे आया तो लोगों ने डिमांड करनी बंद कर दी रियल एस्टेट की। और फिर जब इंटरेस्ट रेट्स काफी नीचे रहे, आपका मॉर्गेज भी काफी नीचे आ गया, उसके बाद वापस लोगों ने रियल एस्टेट में स्पेंड करना चालू किया। और अब आप 2 साल में जो प्राइजेस है हाउसिंग के एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड अगर आप देखें तो वो एक अलग ही लेवल पे राइज कर चुके हैं। डबल हो गया है प्राइजेस, 60% कुछ प्रॉपर्टीज के प्राइस बढ़ गए, तो अभी इंसेनली हायर लेवल्स पे हैं। तो अब जो परमिट्स हैं कुछ टाइम से 2022 में अब वो वापस से नीचे आने लगे हैं। तो दिस इज एन इंडिकेशन दैट द रियल एस्टेट मार्केट इन यूएस इज स्लोइंग डाउन, क्योंकि आपके जो बिल्डिंग परमिट्स हैं वो अब इशू कम हो रहे हैं, तो लोग अब कम बनवा रहे हैं अपने घर। तो एक ये है, और अगर ये ऐसे ऐसे नीचे आता रहेगा तो आपकी रियल एस्टेट प्राइजेस पे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। एंड अगर रियल एस्टेट प्राइजेस पे इफेक्ट पड़ेगा तो रियल एस्टेट प्राइजेस के बाद आपकी इन्फ्लेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है और आपकी इन्फ्लेशन भी नीचे आने लग जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो साइन कि ये जो रिसेशन फियर्स हैं वो की इकोनॉमी स्लो डाउन कर जाएगी, वो एक आप इससे भी देख सकते हैं कि रियल एस्टेट स्लो डाउन भी हो रहा है। तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है, और ये काफ़ी ड्रास्टिकली फास्ट पेस पे हुआ है कुछ पिछले कुछ महीनों में। अब जो नेक्स्ट देखना है हमें वो है 30 ईयर मॉर्गेज रेट। सो 30 ईयर मॉर्गेज रेट अगर आप देखें कि 30 ईयर की अगर कोई मॉर्गेज करता है तो उसका क्या रेट चल रहा है। अगर आप देखें कोविड के वक्त काफ़ी नीचे आ गया था ये मॉर्गेज। तो ये नीचे पूरा इस वजह से आ रहा है क्योंकि जो आपके इंटरेस्ट रेट थे फेड के वो भी नीचे आ गए थे, वो अराउंड 0 थे, जिसकी वजह से आपके मॉर्गेज भी नीचे आ गए थे। और मॉर्गेज रेट अगर लोअर होएगा तो लोग घर को ज़्यादा डिमांड करेंगे, जैसे मैंने अभी दिखाया कि लोग घरों को ज़्यादा डिमांड करने लग गए थे, घरों की परमिट ज़्यादा इशू हो रहे थे। तो ये इस वजह से ऊपर आने लग गया क्योंकि मॉर्गेज रेट्स नीचे थे। अब मॉर्गेज रेट्स काफ़ी हाई जाने लग गए हैं क्योंकि अग्रेसिव फेड पॉलिसीज आ रही है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, तो आपके मॉर्गेज रेट भी बढ़ रहे हैं। मॉर्गेज रेट अभी 6.29 पे है, एंड दैट इज वेरी हाई। एंड इस टाइम पे लोगों ने अब घर लेना बंद कर दिया है, मॉर्गेज पे घर लेना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से और मोस्टली लोग जो घर लेते हैं वो मॉर्गेज पे ही लेते हैं, लोग कोई अपफ्रंट पेमेंट नहीं करते हैं। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा तो इससे होगा क्या कि लोग जो है वो डिमांड कम करेंगे घर, और अगर लोग डिमांड कम करेंगे तो आपके ये जो मैं आपको दिखा रहा था ये नीचे आता रहेगा, क्योंकि मॉर्गेज आपका अभी रेट काफ़ी ऊपर है। तो अगर आपका मॉर्गेज रेट काफ़ी ऊपर है तो लोग कम डिमांड करेंगे घरों को। सो ऑल इन ऑल दीज आर द फैक्टर्स विच आई लुक एट, एंड व्हाट इज माय फ्यूचर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हियर। आई एम एक्सपेक्टिंग जो इंडिकेटर्स हैं कि अभी थोड़ा सा इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा एंड द रिसेशन फियर्स आर रियल फॉर श्योर। यूरोप एंड यूके में तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है बिकॉज ऑफ द रशियन वॉर। उनके जो एनर्जी प्राइसेस है वो स्काई रॉकेट हो रखे हैं और अभी तो विंटर्स आई भी नहीं है। सो दैट इज अ बिग इशू देयर, और वहाँ पे इन्फ्लेशन थोड़ा लंबा टाइम लगेगा कंट्रोल में आने में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यूएस में नेक्स्ट ईयर तक साइंस दिखने लग जाएंगे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है, और जैसे ही वो साइंस आएंगे तो एक स्टॉक मार्केट में भी देखना अच्छी रिकवरी आएगी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अर्ली नेक्स्ट ईयर में हम थोड़ी इम्प्रूवमेंट देखेंगे इन्फ्लेशन में भी, बट रिसेशन जाएगी, इकोनॉमी स्लो डाउन होएगी एंड वो करीबन 1-1.5 साल रहेगी। बट आपकी स्टॉक मार्केट जो होगी वो उस टाइम पे परफॉर्म करेगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, एंड मार्केट को पता होगा कि ये रिसेशन 1-2 साल बाद ठीक हो जाएगी एंड वहां से एक अच्छी रिकवरी आएगी, एंड वो जब रिकवरी आएगी उससे पहले ही स्टॉक मार्केट एक अच्छा मूव दे चुकी होगी। तो आई थिंक अर्ली 2023 विल बी द टाइम दैट वी कैन लुक एट इन्वेस्टिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। बट उससे पहले आई वांट कि स्टॉक मार्केट में भी एक करेक्शन आए, एंड यूएस स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छी करेक्शन आ गई है, एंड दिस इज द टाइम व्हेन वन शुड स्टार्ट लुकिंग एट द यूएस स्टॉक्स एज वेल। एंड यूएस एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन टूल हो सकता है आपके लिए अगर आप इंडियन मार्केट में है। सो दिस इज माय व्यू ऑन द मार्केट, एंड डू हिट द लाइक बटन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा,
एंड मैं और ऐसे वीडियोस इन फ्यूचर लाता रहूँगा। ये एक थोड़ा लंबा वीडियो है, तो आप एक ये 2x स्पीड पे भी देख सकते हैं इस वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।